तो सभी को जोहार। मेरा नाम अमन कच्छप और आज हम लोग मिलने जा रहे हैं दादा गुंजन इकिर मुंडा से। तो जानेंगे उनसे उनके बारे में, राजनीति के बारे में और उनके पिताजी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में। तो समय को ना व्यर्थ गवाते हुए चलिए हम लोग चलते हैं और मिलते हैं दादा से। जोहार। तो जैसा कि आप भी आर्टिस्ट हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं, तो पहले हम ही चालू करते हैं। जैसे एक हम लिखे थे बस्ती एंथम, जैसे आप लोग अखाड़ा में जाते हैं, हम लोग भी अखाड़ा में जाते हैं, तो एक होता है ना गांव को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, तो उसके लिए हम लिखे थे बस्ती में हो लखमार भाई मने साथे हैं, आगे और पीछे से सभे बेटा काके हैं, बस्ती में देख यहाँ प्यार अनठेकान हऊ, खपड़ा घर से लेके बड़का मकान हऊ, अखड़ा जाबे होले झूमर नचवाई देबऊ, एड़पा आबे होले ढुसका खियाई देबऊ, सखुआ गाँचे के पूजे ना आदिवासी फुटानी करो ना मैं खाई लेबो, भादवासी छोट बड़ हाथ जोड़ी सबके जोहर करीला, चल जंगल जमीन ले खड़ा लागे रहीला, मांदर के थाप और नगड़ा के ढाकीला देवीला, नाची के गोटा झारखंड राज्य, मड़वा रोटी मार झोर खाए में सवाद बेंग साग के चटनी के नखे जवाब, नवाई झारखंड अब बोलबो हमका रहेला बिरसा हरे घर में हिया, अमीरी गरीबी शोभे बाद कर बात हो, भाईचारा सबके हिया दिल लेकर पास हो, खेते में काम करके बॉडी मोर देख, जाड़ा का मौसम में बोरसी तो सेक, प्रीत देखा मोरे ई गीत में, लोर पाने झरे जैसे शीत के, झारखंडी मिट्टी मोर आदिवासी खून, मेहनत कर खाइला से ले दिल में सुकून। बस यही था। मतलब एक होता है कि हम जो भी चीज देख रहे हैं बस्ती में, उसको हम किस तरीके से अपने गाना में यूज कर रहे हैं, वो चीज था। जैसे कि आप गाना गाते हैं तो हम मुंडारी उतना तो समझ नहीं पाते, पापा के साथ ना टाइम स्पेंड नहीं किए थे, पापा को आता था, मम्मी को नहीं आता था। तो ऐसा क्यों लगता है कि मतलब तुम कि रैप के जरिए तुम ज्यादा कनेक्शन बना पाओगे, ऐसा क्यों ऐसा फीलिंग आता है? ऐसा फीलिंग इसलिए आता है क्योंकि अभी का जनरेशन ही वैसा हो गया है। वैसे गाना तो बहुत लोग ही गा रहे हैं, लेकिन कनेक्ट किससे कर रहा है, मैसेज किस तरीके से अगर हमको पहुंचाना है लोगों तक, इसलिए हम इसको चुने ताकि हम मैसेज पहुंचा सके लोगों तक, अपना बात रख सके। बढ़िया बढ़िया। तो कोई भी फॉर्म में हो चीजें आनी चाहिए बाहर, हमको लगता है। और लिरिक्स सब तो बहुत बढ़िया था इसमें। आगे और भी था लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, जब निकलेगा। निकला है गाना? नहीं निकला है गाना, नहीं निकला है, वो एल्बम के लिए ही बस वेट कर रहे हैं। तो तब सुनेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कुछ छोटा सा ऐसे तो हम लोगों का गाना गाते हैं। हाँ। मतलब जो अखड़ा में जो चलते आ रहा है और उसी में थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज दाएं बाएं होता है। तो जो अभी तुरंत में जो हमको याद आ रहा है गाना, तो वो भी मेरा कुछ दिन में, क्या 3 साल से वो बन ही रहा है। और इसका लेकिन निकाल नहीं पाए हैं अभी तक में। फिलहाल हम लोग तेजदा के साथ रिकॉर्डिंग भी कुछ किए हैं उसको। तो ये मोटा मोटी वही थीम में है जहाँ पर सब अभी का लड़का लड़की लोग अपना जड़ को ढूंढते हुए वापस आ रहा है। हाँ। घर वापसी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिटरली घर वापसी ही है। मतलब जो गाना का जो टोन सेट करता है, घर की ओर, फिर खुशी की ओर। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मुंडारी है, जो कि बहुत कम लोग उसको गाता है। ट्रेडिशन में भी बहुत है ना, बहुत पॉपुलर ट्रेडिशन है, जो थोड़ा कम पॉपुलर है, तो थोड़ा कम पॉपुलर वाला को उठाए हैं उसको और कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इसको झूमर राग बोलता है। हाँ। उसको झूमर का एक वैरायटी है इसका, खेमटा। तो उसको हम गा लेते, फिर मतलब बताते तुमको। हाथू ताइन गाड़ा पारो सेंता नाइनी सुदिंतायो, हाथू ताइन गाड़ा पारो सेंता नाइनी सुदिंतायो, बीर भीतर डुलकी दुमंग साड़ी तान, बीर भीतर डुलकी दुमंग साड़ी तान,
दुल की साड़ी रे जीगे राचा जान बीर भीतर डुल की दूमंग साड़ी तान बीर भीतर डुल की दूमंग साड़ी तान डुल की साड़ी रे जीगे राचा जान। तो कुल इस तरह का गाना जाता है। तो असल में ये एक लड़का या लड़की की कहानी बता रहा है जो बहुत सालों बाद अपने घर को लौटता है और जब लौटता है तो क्या क्या उसको देखने को मिलता है, जंगल पहाड़ इत्यादि इत्यादि क्या क्या दिखता है उसको। तो पूरा गाना उसी का डिस्क्रिप्शन में जाता है। तो जब गाना निकलेगा तब आपको लगता है जैसे तुम्हारा गाना भी है तो बाकी लोग भी उसको सुनेगा देखेगा। लेकिन व्यस्तता इतना होता है कि ये गाना को पिछला 2 साल से हम लोग रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अच्छा। जोर लगाएंगे लगता है हफ्ता 2 सप्ताह तो हो जाएगा, लेकिन वैसा समय नहीं मिल पाता। लेकिन ये गाना आएगा बाहर तो मजा आएगा। आर्टिस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि हम भी कुछ लिखते हैं तो कभी कभी आधा लिख के फिर छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं आता है, वही हो जाता है। और वैसे ही होना चाहिए क्योंकि जब हम मधु मंसूरी से इंटरव्यू लिए थे तो जो फेमस गाना है नागपुर करकोरा, हाँ तो वो 6-8 महीना कुछ लगा था इसको करने में। तो बोले कि आजकल का लड़का लोग तो 2 दिन में बना देता है गाना। हाँ, वो इंटरव्यू हम देखे थे। 6-8 महीने लगा तो उनको। तो मतलब कि वो ऐसा लगता है जो अंदर से बात आनी चाहिए। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगा आर्टिस्ट को कि ऐसा होना चाहिए तब तक वो बात नहीं रहेगा उस गाना में। हाँ, हमको लगता है। और अगर हम लोग ये जानना चाहे अभी कि जैसे हम लोग तो गुंजलदा बोलते हैं, कौन है गुंजलदा? अगर कोई जानना चाहे हमारी ऑडियंस तो कौन है? गुंजलदा या फिर सिर्फ गुंजल भी बोल सकते हैं हमको ऐसा कोई नहीं है कि दा बोले या फिर कुछ और बोले। लेकिन उम्र के हिसाब से बहुत लोग दादा बोल देता है। तो हम बाकी लोग के जैसा ही एक आम आदमी है जो आज का जो परिस्थिति से जितना भी आदिवासी लड़का या फिर जो झारखंड में रह रहा है वो या तो गुजर चुका है या फिर गुजर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड देखिएगा तो बोलेंगे कि इतना बड़ा आदमी का बेटा है तो इसके यहाँ तो सब कुछ रहा होगा, सब कुछ प्लेट में मिला होगा। निश्चय तौर पर बाकियों से ज्यादा एडवांटेज रहा पढ़ाई लिखाई के मामले के मामले में। लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा हमको, चाहे वो संस्कृति को लेकर हो या फिर पढ़ाई के बाद होता है ना कि अब पढ़ा लिए अब क्या करेंगे, करियर में रुका हो, तो दुनिया में तमाम चीजें जो एक आम लड़का या फिर आम एक लड़की अपनी जिंदगी में देखा है वो भी मैंने देखा है। लेकिन किस्मत मेरा अच्छा रहा है कि हम हमेशा थोड़ा बढ़िया लोग के बीच में रहे, मतलब किस्मत रहा जो कि हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया किसी हर एक तौर से। तो उसके बाद जो आप हमको देखते हैं पेपर में या फिर कहीं वीडियो में इत्यादि में, तो उन सब का नतीजा है कि हमको लोग बहुत सपोर्ट किए। और जो आज हम हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ गुंजलदा कैसे है, हमारा समाज का हर एक आदमी झारखंड में, भारत के बाहर के सब लोग, जो जितने भी लोग हमसे इंटरेक्ट किए हैं, मिले हैं, उन सबका एक अंश मेरे अंदर है। तो तब जाके आज हम अब ये भी नहीं बोल रहे कि इतना महान आदमी बन गया कि इतना बड़ा बात कर रहा है। लेकिन जो भी आज हम हैं, जितना भी छोटा हूँ जितना भी बड़ा हूँ, उन लोग की वजह से हैं। तो हम कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आदमी नहीं है, एक आम आदमी। बाकी लोग जो लोग एक्सपीरियंस किया है वो भी हम किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली है कि अपने जिंदगी में अच्छे लोगों के कंपनी में रहने की कोशिश करो, तो वो अल्टीमेटली तुमको अपने लक्ष्य तक अपने आप पहुंचा देगा। क्योंकि हम लोग का ऐसा होता है ना कि अगर 5 दोस्त में अगर 4 दोस्त भी अगर अच्छा थिंकिंग वाला है तो ऑटोमेटिकली 5वां दोस्त हम भी रहेंगे जो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। होता है। और दोस्ती मेरा खराब रहेगा तो हम तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। और आप मुंडा समाज से आते हैं तो हम लोग को मुंडा समाज के बारे में कुछ बताइए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू तक वो लोग पहुंचे कैसे, कब आए और कैसे आए, वो जानना। देखो, एक तो ये है कि जो प्रवास हुआ मुंडाओं का, कब हुआ, कैसे हुआ, इसको जानने के या फिर बताने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहिए कि कोई सर्टेन नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये बहुत साल पहले हो सकता है, 5000 साल, 10,000 साल, जितना 1000 साल पहले भी हुआ हो। कुछ ठोस एविडेंस मिलता नहीं है। जैसे कि होता ना कि हड़प्पा में मिल गया, पत्थर मिल गया तो उसको देख के तुम बोल दिए कि हाँ यहाँ पर ऐसे लोग थे। तो जो भी कहानी या फिर जो भी
नैरेटिव हम लोग अभी बताते हैं मुंडा लोगों का प्रवास के बारे में, वो मुख्य रूप से दो चीजों पर आधारित होता है, अभी तक में है। एक तो भाषाई आधार पे, ठीक है, और दूसरा जो अभी बहुत ही नया फील्ड आया है तुम्हारा जेनेटिक आधार पे, मतलब तुम जीन को स्टडी करोगे तो उस आधार पे मिलता है। तो लेकिन आज से 10 साल से पहले तक जो भी आधार रहा है वो भाषा के आधार पे ही तुम इतिहास उसका कर सकते हो। और मतलब भाषा का कहने का अर्थ है कि ग्रामर का स्ट्रक्चर हो गया, लोकगीत, लोक कथाएं, मतलब ऑडियंस को बताने के लिए कि आपको लगता है कि आपकी कहानी बस आपकी है। कोई आप दादी नानी की कहानी सुने होंगे, लेकिन आप विश्व के सारे कहानियों को देखिएगा तो जो पढ़ाई करते हैं इसके बारे में वो मालूम कर सकते हैं कि ये कहानी का ओरिजिन विश्व के किस छोर पे हुआ था और वो फिर कहाँ से वो हर एक संस्कृति में आया है। तो इन सब चीजों को पढ़ाई करके मुंडाओं के बारे में लोग बोलते हैं। 3-4 अलग अलग नैरेटिव है, 3-4 अलग अलग ओपिनियन है इसमें। तो एक तो बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से नीचे आए लोग, और फिर जो अभी का उत्तर प्रदेश है, दिल्ली इत्यादि होते हुए, मतलब गंगा के किनारे आते हुए अभी झारखंड में आए, एक नैरेटिव है। दूसरा जो ओपिनियन लोग बोलते हैं कि इनका उद्गम दक्षिण पूर्व एशिया में, कहने का अर्थ है अभी का थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि इलाकों से वहां से आकर इधर आए। तो दोनों ही अपना अपना सबूत पेश करते हैं। लेकिन मेरा चूंकि भाषाई आधार पे अगर देखा जाए तो मुंडा भाषा परिवार, जो मुंडारी, संथाली इत्यादि है, उसको हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में जोड़ते हैं। और इन भाषा परिवार के बोलने वाले झारखंड में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, मेघालय में मिलेंगे। मेघालय के बाद और आगे जाओगे तो फिर पूरा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि में मिलेंगे। तो उस आधार पे लोग बोलते हैं कि मुंडाओं का उद्गम उधर था। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता से इधर आए। खैर जो भी आए, इधर से भी आए, लेकिन इतना तो तय है, जो हाल का इतिहास तुम देखोगे कि मुंडाओं का क्षेत्र जो अभी फिलहाल छोटानागपुर या फिर छोटानागपुर से दक्षिण तक में है, वहां तक सीमित नहीं था। कम से कम जो मेरा एस्टिमेट है वो आज का उत्तर प्रदेश का आगरा का जो इलाका है वहां से लेकर झारखंड तक एटलीस्ट विस्तार था। इसलिए था क्योंकि बहुत से जो नाम है आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश का, वो मुंडारी नाम अभी भी है। और जो वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है जो हिंदी में बोलते हैं, तो जैसे कि एक हमारे भाषा वैज्ञानिक बोल रहे थे कि वो लोग खाना को अभी भी जोम बोलते हैं। अच्छा। तो वो लोग जैसे कि हिंदी में खाना खाओगे ना, जोम ना, मतलब कुछ उस तरह का कंस्ट्रक्शन रहेगा उन लोग का। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। तो इसके जरिए आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहाँ का रहा है। और उस हिसाब से अल्टीमेटली जो अभी का झारखंड है, झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश तो मुख्य रूप से पश्चिमी या फिर उत्तरी पश्चिमी इलाके से, जो अभी का गुमला, डाल्टनगंज इलाके से ही होता है। उसके भी बहुत सारे सबूत, आप जगहों का नाम भी, जैसे कि आप गुमला में जाएंगे तो नावाडी जगह होगा उधर है। तो जो जितने भी डी से नाम खत्म होते हैं या फिर मुंडारी और कोई शब्द होगा, तो मोटा मोटी वो मुंडा लोग का स्थल। और यहाँ पर मुंडा कहने का अर्थ है मुंडारी भाषा बोलने वाले से है। मुंडा मतलब अभी का मुंडा नहीं, मुंडारी, मुंडा हम बोल रहे हैं तो जो अभी का संथाल भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मुंडा भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी रहेगी। अभी रांची के तो मेरे ही गांव में उरांव है लोग, लेकिन मुंडारी में बात करते हैं। हाँ। तो मुख्य रूप से हम कहते हैं रांची से दक्षिण और पूरब जो भी उरांव हुए या फिर रहते हैं, उनकी तो मातृभाषा ही मुंडारी। और मुंडारी में एक खास किस्म की मुंडारी लोग बोलते हैं, जो कि बाकी मुंडा उतरा नहीं बोलते हैं इसको केरा मुंडारी हम लोग बोलते हैं। अच्छा। और अच्छी बात ये, अच्छी या खराब जो भी बोलो, कि रांची में मुंडारी को बचाने का श्रेय सब उरांव लोग को जाता है। रांची का मुंडा मुंडारी का भूल चुका है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको फिर से उनके बीच में जाए। अच्छा, जब ये बात निकला ही तो जब
उरांव लोग जब यहाँ आए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था उरांव और मुंडा के बीच में, वो भी जानना है, क्योंकि हम आपका पॉडकास्ट देखे, इसके बारे में उतना सुने नहीं कभी। देखो, चूंकि इस बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो कहना मुश्किल है। हाँ। लेकिन जब दो कल्चर मिला तो जनरली ऐसा होता है कि बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ। लेकिन इतना गारंटीड है कि जब ये दो संस्कृतियां मिलती हैं तो लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, जबकि उसका ठीक उल्टा एक कल्चरल एक्सचेंज जैसा हम बोलेंगे। और मुख्य रूप से हमको लगता है कि जो भी मुंडा, जो अभी का जो उरांव क्षेत्र है, जैसे गुमला लोहरदगा हो गया, तो जब वहां पर आते हैं उरांव लोग और मुंडा वहां पर पहले से ही रहते हैं, हाँ। तो उरांव लोग मुंडाओं का जो धार्मिक आस्था होता है उसको वो लोग अपनाते हैं उसको। अच्छा। अब ऐसा भी नहीं कि धार्मिक आस्था बहुत अलग रहा होगा, हाँ। क्योंकि मेरे हिसाब से पुरानी दुनिया में जो आदिवासियों की दुनिया, आदि दुनिया जिसको हम बोलेंगे, उस समय की संस्कृति और विश्वास मोटा मोटी एक जैसा रहा होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अपनाते हैं, चूंकि अभी उस एरिया में जाइएगा तो जो मुंडा परिवार जो बचे हैं अभी, मुख्य रूप से वो लोग पाहन परिवार के होंगे, जो मतलब जो लोग जिसको हम लोग बहुत ठेठ भाषा में भूत पालते हैं बोलते हैं। हम लोग तो हम लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते, हम लोग भूत की पूजा करते हैं। ठीक है, खुद पाहन फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को भी ऐसा बोलता है। तो मतलब अगर उसको देखा जाए तो हम लोग बोंगा, तो बोंगा को आप शाब्दिक अर्थ करोगे तो वो भगवान भी हो सकता है, भूत भी, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग जिसको अंग्रेजी में अगर थोड़ा बोलेंगे तो स्पिरिट को पूजने वाले या फिर स्पिरिट से वार्तालाप करने वाले लोग हैं। तो उस एरिया में, गुमला लोहरदगा एरिया में जो भी मुंडा वहां पर रह गए, तो उनके ही जिम्मा था कि वो गांव का पूजा पाठ करें। तो इसीलिए वो लॉजिक लगाया जाता है कि जब उरांव वहां आए तो उन्होंने मुंडाओं का जो उस समय चलित धार्मिक आस्था था, उसके रूप अपने आप को ढाला। और इसीलिए वहां पर जो भी थोड़े बहुत मुंडा दिखते हैं, वो लोग जनरली वो लोग कह सकते हैं कि वो लोग वहाँ के जो लोकल देवी देवता या फिर भूत हैं, उनको पूजा पाठ करने के लिए ही वो चूंकि वही कर सकते थे। अच्छा, तो अब ये तो हो गया मुंडा के बारे में जान के, उरांव के बारे में जान के, कैसे वो लोग यहाँ पे आए। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बहुत सारा इंटरव्यू वगैरह देखते हैं यूट्यूब में कि बिरसा मुंडा कौन है, उनके बारे में तो सब बताते हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोग, जो बाहर के जो लोग हैं, झारखंड से बाहर के, हम लोग बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि हम लोग भगवान का टाइटल उनको क्यों दिया है, वो नहीं जानते। तो वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पहले हम अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि हमारा धार्मिक आस्था में जो भी आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बाद तो हम लोग का मानना है कि स्वर्ग नरक जाता नहीं है, वो घूम फिर के वो आपका तुम्हारे घर में ही आता है। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो भी पूर्वज है, चाहे वो अच्छा हो, खराब हो, मतलब लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, वो सब घूम फिर के तुम्हारे भगवान ही बनते हैं। तो उस सेंस में हम लेते हैं कि जो भी तुम्हारे पुरखे रहे, वो सभी भगवान का उनको दर्जा मिलता है। ठीक है। और इसमें देखने वाली बात ये कि जो हम लोग जो ऐसे आम तो नहीं बोलेंगे, जो अभी का जो मेन स्ट्रीम जो व्यू है, जो मुख्य धारा जिसको बोलते हैं, वो शब्द भी बहुत गलत है अपने आप में, लेकिन मुख्य धारा का व्यू है कि दुनिया में पाप पुण्य होता है। आदिवासी लोग में जो पाप पुण्य का उतना कंसेप्ट है नहीं। तो इसीलिए अगर जब कभी तुम किसी की मृत्यु होती है तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि आज से इसके बारे में अच्छा ही बोला जाएगा, भले वो बदमाश आदमी रहा हो, लेकिन जब मरता है तो उसके बारे में अच्छा ही बोला जाता है। तो जो पाप पुण्य, मेरे हिसाब से जो मेन स्ट्रीम धर्म के लोग हैं, वो अपने नियम के हिसाब से लोगों को चलाएं। अगर तुम ये करोगे तो तुम पापी हो जाओगे, पापी होगे तो तुमको फिर मृत्यु के बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो उस तरह का डर पैदा करने के लिए एक जो कंसेप्ट बनाया गया, जिस कंसेप्ट से आदिवासी अभी अछूता है, इस सब का चक्कर में उसको पढ़ना ही नहीं है। उसके लिए जिंदगी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और उसके लिए सारे पूर्वज जब वापस आते हैं तो उनसे वो मेल प्रेम से रहेगा और उसको अपने साथ अपने घर में रखेगा। ये भी नहीं है कि जब बाकी लोग अपना भगवान को तो कोई स्पेशल जगह रखेगा ना, उसको स्पेशल खाना खिलाएगा, लेकिन
हम लोग का जब पूजा पाठ होता है तो तुम भी मेरे साथ बगल में बैठो, जो हम खा रहे हैं तुम भी वही खाओ। तो ये जो ब्यूटी है, सुंदरता है आदिवासी संस्कृति में, ये आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। और इसके इसी कारण मतलब और बाकी चरित्र आदिवासी में आता है, जिस पर कभी शायद बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आदिवासी जिस हिसाब से दुनिया को देखता है, उसका बेसिक चीज सब है, सबको बराबर में के रूप में देखना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आदिवासी में औरत मर्द बराबर है। बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे नहीं है, लेकिन बाकी लोग के मुकाबले सॉर्ट ऑफ बराबर है। भाई बराबर खा नहीं होगा, वो अपना भगवान को भी बराबर माना हुआ है। हाँ, तो ऑब्वियसली अब भगवान को बराबर माना हुआ है तो निश्चित तौर पर भगवान के लिए लड़ाई नहीं करने वाला है। जो होता है ना दंगा फसाद, कि तुम मेरा भगवान कैसा बोल दिया, हम तो ऐसा कर देंगे। सही बात है। तो वो नहीं करेगा, लेकिन उसका खामियाजा भी होता है कि बाकी लोग तुम्हारे ऊपर अतिक्रमण करेंगे तो तुम उतना अग्रेसिवली वापस तो हमला नहीं करोगे। लेकिन अब अच्छा के लिए हो चाहे बुरा के लिए हो, आदिवासी ऐसा ही है। और शायद इसी में उसको खुशी मिलती है, और इसी वजह से आदिवासी आदिवासी कहलाता है। तो पहला सवाल पे आते हैं, सो बिरसा मुंडा को भगवान क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो मुख्य रूप से भगवान हम लोग अभी बोलना शुरू नहीं किए उसको, जब वो जिंदा थे उस समय से ही उनको भगवान बोलता था। चूंकि लोग मानते थे कि वो बीमार लोगों को ठीक कर सकते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि कोई मरा हुआ आदमी को वो वापस जिंदा कर सकते थे। और इसी वजह से जब अपने कार्य क्षेत्र में उनका जो जहाँ पर वो अपना काम किया, जो कि अभी अनकी का इलाका है, चलकत का इलाका है, कोटी का इलाका है, वहां पर उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी आते थे। आदिवासी कहने का तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंडा लोग आए या फिर सिर्फ उरांव लोग आए या फिर खड़िया लोग आए। रिकॉर्ड में है कि दूसरे धर्म के लोग भी उनके पास आते थे, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी उनके पास आते थे, बीमारी को ठीक करना या फिर मृत आदमी को जिंदा करना हो। तो ये जो उनका जो मान्यता थी कि वो बीमारी को ठीक कर सकते हैं या फिर मृत लोग को जिंदा कर सकते हैं, इसीलिए उनको उस समय भगवान बिरसा मुंडा बोलना शुरू किया गया। तो कुल मिलाकर उनको भगवान बोलने के पीछे यही कहानी है। और उसी समय उनको जो उपाधि मिलती है धरती आबा भगवान, तो उसी उनके जीते जी उनको ही मतलब लोग बोला करते थे। तो ये हम मूवीज वगैरह में देखे हैं। और यहाँ जब बिरसा मुंडा संग्रहालय जो पहले जेल था, वहाँ भी बिरसा मुंडा के ऊपर में मूवी दिखाया जाता, तो वहाँ भी ये दिखाते कि वो जो भगवान बिरसा मुंडा है वो किसी का तपस्या कर रहे हैं। किन्हीं का, वो किन का तपस्या कर रहे हैं? देखो, तो असल में बात होता है कि जब बिरसा सेटिंग को समझना पड़ेगा कि असल में जो हम इंटरव्यू की शुरुआत में कहे यहाँ कि बहुतों को लगता है कि वो इसलिए है क्योंकि वो उस चरित्र में मतलब चरित्र ही उसका ऐसा है, इसीलिए वो ऐसा है। लेकिन बहुत हद तक इंसान का जो परिस्थिति रहता है, इसी वजह से वो जैसा है वैसा बनता है। तो उस समय जब हम बिरसा के समय को हम याद करते हैं, देखते हैं, तो उस समय एक तो है कि मुंडाओं की हालत या फिर कहें तो पूरे आदिवासियों की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि टैक्स बहुत जोर से वसूला जा रहा था और टैक्स नहीं चुकाने पर बाकायदा जमीन ले जा रहे थे लोग, जमींदार लोग। और उसके एवज में मतलब अगर नहीं वो भी नहीं कर पा रहे तो बाकायदा मजदूरी बंधुआ मजदूर बना कर रख ले रहे हैं। तो उनके हाथ से सब कुछ जाते जा रहा था आदिवासी के हाथ पे। और अगर उस क्षेत्र की बात करें जहाँ पर बिरसा रहे, तो मुंडाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो इसी बीच उनको 1845 में मिशनरी यहाँ पर आते हैं। तो मुंडाओं को लगता कि शायद इनके साथ अगर हम रहें तो हमारी जमीन की दिक्कतें सुलझ सकती हैं। क्योंकि अगर अंग्रेज को तो समझाने वाला तो दूसरा अंग्रेज दिख रहा है कि यार इनको बोलेंगे तो शायद आपस में लोग बात करके हम लोग को जमीन का थोड़ा दिक्कत सुलझाएंगे। और अब मिशनरी लोग खुद लिखते हैं ये चीज कि अगर जब हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि जब हम इनकी जमीन के मुद्दों को पर बात करेंगे, उसको सरकार के सामने रखेंगे, तब लोग बहुत खुश होते हैं और वो लोग अपना क्रिश्चियन धर्म अपनाना शुरू करते हैं। इसलिए बिरसा भी अपनाते हैं। मतलब अगर बिरसा का शुरुआती जिंदगी आप देखिएगा तो वो शुरुआत में क्रिश्चियन बनते हैं, उनका नाम दाऊद होता है। ये इतिहास का हिस्सा रहा है।
लेकिन बात यह कि जब मिशनरी लोग अब कोशिश करते हैं ये करने का कि सरकार से जमीन को लेकर आदिवासियों पर जो भी हो कि उनकी जमीन ना छीनी जाए, तो बात बनती नहीं है। हाँ। तो अब जितने भी आदिवासी जो अपना धर्म परिवर्तन किए, जिस वजह से किए, तो वो नहीं कर पाते हैं, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है, तो ये लोग वापस मतलब आते हैं कि अब हम लोग उधर नहीं रहेंगे, अब हम लोग अपने से ही करेंगे। और ठीक उस समय बिरसा पर वैष्णव धर्म का भी प्रभाव होता है। हाँ। और उसी से जो आप आज के बिरसा धर्म को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे आपको वैष्णव धर्म के। इनफैक्ट अगर आप इसको लिंक करिएगा, बिरसा का जो आंदोलन रहा या फिर टाना भगत का रहा, हाँ। जो शुद्धता पर जोर देना, मांस मछली नहीं खाना, सफेद कपड़ा पहनना, तो इस तरह की चीजें सिर्फ बिरसा के साथ या फिर सिर्फ टाना भगतों के साथ नहीं हुई, मतलब ये पूरा देश भर में ये ट्रेंड चला हुआ है, उस समय चला हुआ है। यहाँ तक कि संथालों के बीच में भी सफा होड़ नाम का मूवमेंट चला। तो बिरसा जिसका अंतिम लक्ष्य मेरे हिसाब से था कि अपने लोगों को आजाद करना इन द सेंस कि जो जिंदगी में वो खुश थे उसी जिंदगी को बिना किसी के रोक टोक के जिए। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो जो देख पा रहे, एक तो दिख रहा था कि अंग्रेजी सरकार है उसको हटाना है, लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि जो अपने अंदर उनके हिसाब से जो कुरीतियां हैं, हाँ। दारू ज्यादा पीना, फिर उनके हिसाब से बेवजह का जो अन्य जो देवी देवता हैं जो जिसको बलि इत्यादि देकर हम लोग हाँ। करते हैं, तो वो सबको बंद करना। तो कुल मिलाकर उनके हिसाब से जो लगा कि ये शायद हमारे समाज को कमजोर कर रहा है, तो उस पर भी काम किया जाए। तो एक तो है कि बाहर से जो आपको परेशान कर रहा है अंग्रेज को तो हटाना ही हटाना, लेकिन साथ में अपने अंदर के चीजों को भी अंदर से मजबूत करना है समाज को। तो उसके बाद जो भी वो जो अपने कालक्रम में सीखते हैं, चाहे वो मिशनरियों के यहाँ से सीखें या फिर चाहे वो वैष्णव धर्म से सीखें, और चूंकि वो अपने पुराने धर्म में जो चीजें तो उन्होंने देखा था, तो इन तीनों का जो सबसे बढ़िया उनको लगा कि इससे मेरा समाज सबसे बढ़िया रूप से बच सकता है, तो उन सारे एलिमेंट्स को लेते हैं वहां पर अपने साथ में और वो ध्यान भी लगाते हैं। जैसे कि हमको लगता है अगर चूंकि हम उनको ध्यान लगाते हुए देखे नहीं तब कैसे ध्यान, अब आज के समय में बोलोगे ध्यान लगाना तो ऐसा करके बैठ कर ध्यान लगाएगा, लेकिन अब उस समय में ध्यान कैसे लगा रहे थे हमको पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर हम लगता है कि जो तीन चीजों का जो समावेश रहा होगा और उनका जो समझ रहा होगा कि ये सब करने से शायद मेरा समाज बचेगा, मेरा समाज आगे जाएगा, तो उसी का गठजोड़ रहा होगा कि वो ध्यान लगाते हैं और जो भी अपने चेलों को बताते हैं वो रहता होगा। उसके बाद ही फिर उन्होंने शायद बिरसाइत स्टार्ट किया था जो हाँ। तो वही बिरसाइती धर्म कहने का मतलब है कि समाज की बुराइयों को अंदर से हटाना, और साथ में तो अंग्रेज हटाओ को लेकर तो चल ही रहा था। तो उसी के क्रम में होता है कि अभी तो हम लोग बोलते हैं कि बिरसा कितने साल में शहीद, 25 साल में शहीद हुए, 1900 में ना। हाँ। तो लेकिन सोचिए 1895 में ही बिरसा ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को उनका बोरिया बिस्तर समेटना है। यानी कि वो आदमी 19-20 साल की उम्र में ही ऐसा साम्राज्य से टक्कर लेने वाला था जिसका सूर्य कहीं अस्त नहीं होता है। अब इस बात को सोचने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब 19-20 साल का लड़का क्या समझ होगा बताइए उसको। लेकिन वो आदमी ऐसा साम्राज्य से टक्कर लेना चाह रहा था और वो था ना कि हम नहीं छोड़ेंगे लोग को। तो 1895 में ही सारा प्लान हो गया। और मतलब जो उस समय के जो लेखक हैं लिखते हैं कि उस समय चाहे वो मुंडा हो, चाहे उरांव हो, चाहे खड़िया हो, मतलब छोटानागपुर का जो भी निवासी था सब हथियार लेके तैयार था 95 में। यहाँ तक कि जो अभी हम लोग जो दबी जमान में पुराने धर्म और नए धर्म वालों के बीच में जो दरार दिखती है वो भी उस समय नहीं था। मतलब क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन वहां पर सब तैयार थे कि आज तो सबका बोरे में समेट के भेजना है सबको। लेकिन अब खराब किस्मत कहिए कि 95 में ही बिरसा को लोग गिरफ्तार कर लेते हैं आंदोलन फूटने से पहले ही।
और लगभग 2 साल उनको जेल में रखते हैं। और इन 2 सालों में बहुत लोग का मनोबल टूटता है, बहुत लोग नहीं जुड़ते हैं। तो 2 साल में वो आंदोलन कमजोर पड़ता है, लेकिन जब वो जेल से छूटते हैं तो फिर 2 साल और फिर वैसे ही मेहनत करना है, मेहनत किए और फिर 1899 में वो फिर से वो तो फिर उलगुलान शुरू होता है उसके बाद। तो और संख्या के दृष्टिकोण से बहुत हानि तो नहीं पहुंचा पाए ब्रिटिश को, मतलब कि इतने हजारों हजार मर गए, वैसा तो नहीं, लेकिन एक सवाल तो खड़ा किया उस आदमी ने कि तुम लोग मेरा जमीन में आके तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो सवाल खड़ा किया, सोचिए 1900 में खड़ा किया वो आदमी। और उसकी वजह से जो एक्ट बना 1908 में, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, वो आज तक हम लोग की जमीन की रक्षा कर रहा है। तो वो आदमी ये सोचा नहीं कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं तो हारेंगे जीतेंगे, ये सोचा नहीं। सोचा कि मेरा जो कर्तव्य बोल रहा है कि हम बहुत देख लिए हैं और उसको हमको भिड़ना है, तो भिड़ा और उसका फायदा आज हम लोग उठा रहे हैं। और उस हिसाब से हमको लगता है कि सबको लोगों को याद रखना चाहिए कि सब हम लोग को खैरात में नहीं मिला है। जो 1908 का जो कानून है या फिर जो कुछ भी हम लोग अभी आज जो अस्तित्व में है, आज जो भी हम लोग को पूरे भारत के लोग, भारत के आदिवासी लोग और भारत के लोग भी, अगर आदिवासी बोलने से आदिवासी आंदोलन को बोलते हैं तो झारखंड के लोग को देखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग को ये सब नहीं मिला है, बहुत कुर्बानी झेले हैं। और मेरे पिताजी हमेशा एक कहते थे चीज कि खेत बनाने में जितना मेहनत लगता है, खेत को बचा करके रखने में उतना ही मेहनत लगता है। तो खेत तो बिरसा बना के गए हैं, लेकिन खेत को बचाने का जिम्मा हम लोग का है। अब हम लोग कितना कुछ कर पाते हैं वो देखने की बात है। ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से सब आदिवासी समझेगा। तो जितने हम लोग बात किए तो इतिहास की बातें हो गई, लेकिन अभी के करंट सिनेरियो में मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं कि हम लोग का जो युवा समाज है, जो अभी अपने हिस्ट्री से पीछे है और अपने कल्चर से पीछे, आर्ट से पीछे है, उनको तक मतलब कैसे पहुंचाया जाए, उनके मन में ये चीज़ कैसे डेवलप किया जाए कि हाँ अब हमें भी ये सब करना है? क्योंकि हम देखे हैं कि जब तक कोई चीज़ कूल नहीं लगता है ना, वो लोग करता नहीं है। हाँ, तो उसके संदर्भ में हम यही कहेंगे कि कोशिश लोग बहुत कर रहे हैं और मतलब हर एक समय का अपना कुछ ट्रेंड होता है, हाँ, जिसको कूल लगता है जिसको। तो अपनी संस्कृति में गर्व करना, अपनी भाषा में गर्व करना, अपनी भाषा का प्रयोग करना, अखड़ा इत्यादि में अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र को लेके चीजों को करना, ये निश्चित तौर पे अगर हम बोलें कि एक दौर था 2000 से पहले अगर देखा जाए तो उतना कूल लगता नहीं था। वो हम खुद वो दौर देखे हुए हैं हम, ठीक है। लेकिन अभी का जो दौर हम देख रहे हैं, जो आ रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा भी कोशिश रहा है और बाकियों का भी कोशिश यूट्यूब वगैरह सब में देखने को मिलता है। तो लोग अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। देखो, अगर देखोगे सरूल के जुलूस में पिछले 3 साल, ठीक है, तो 3 साल में लोगों के प्रति अपना पारंपरिक ड्रेस को लेके जो क्रेज बढ़ा है, हमको लगता है कि इस साल ही ऑलमोस्ट जो भी जुलूस में शामिल हुआ होगा सब तो धोती कुर्ता इत्यादि सब पहन के ही निकला होगा, गमछा लपेटा होगा, ठीक है। तो वो एक एरिया दिख रहा है हमको। लेकिन बात यहाँ है कि हम लोग बस दिखावटी चीजों के पार कैसे जाएंगे। सिर्फ बोल देना कि हाँ ये मेरा सरकार हमको एसटी का सर्टिफिकेट दिया है तो आदिवासी हैं, या फिर हम कुर्ता पहनते हैं और ऐसा गमछा लगाते हैं इसलिए आदिवासी हैं, उसके जब तक बियॉन्ड नहीं जाएंगे और उसके पार जाने का अर्थ है खुद पर मेहनत करना। खुद पर मेहनत करने का अर्थ है कि एक व्यक्ति को तो अपने पर मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन समाज को अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा, जो कि अभी उतना हो नहीं रहा है। जो भी ट्रेंड हम देखते हैं समाज के प्रति और फिर बाकी के प्रति भी, कि अगर कोई दिक्कत होती है तो जनरली हम लोग उसका कारण बाहर ढूंढते हैं कि हमारा जमीन लूट रहा है तो लूट रहा है, लेकिन अपना घर हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। जो काम बिरसा कर रहा था, अपना घर को भी ठीक करना है। तो अपना घर को ठीक करने
वाला काम अभी तक शुरू हुआ नहीं है, अपने अंदर झांकना। हाँ। तो इसलिए अभी उसका और उसको जानने के, उसको करने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी हम अभी हैं अपने पुरखे से हैं, और उनके पास जो जानकारी थी, जो भाषा था, उनसे है। तो उसको छोड़ के हम लोग एक ऐसी नई दुनिया बनाएंगे जहां पर सब आदिवासी सुख शांति से रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आप अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए आपका रिश्ता आपके पूर्वजों से है। उसको जब तक आप मजबूत नहीं करिएगा, आप अपना भविष्य ठीक नहीं कर पाइएगा। तो पहला काम तो है कि आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जब आप अपने अंदर झांकिएगा, तब आपको नए नए रास्ते खुलेंगे। तो अभी हो ये रहा है कि जिसको अभी नैरेटिव सेट करना बोलते हैं, हाँ, कि अगर मान लिया कोई इलेक्शन होता है, या फिर उससे भी थोड़ा सिंपल आए कि हम लोग अगर कोई गाना ही बना रहे हैं हम लोग, तो एक तो बहुत आसान चीज होता है कि जो दुनिया भर में जो चल रहा है, जो नैरेटिव चल रहा है, उसी का कॉपी कर ले हम लोग दाएं बाएं करके, ठीक है। और उसको कॉपी करके, जो कि आम तौर पे जो सुपरफिशियल सॉन्ग्स जो हम बोलेंगे, जो नागपुरी के सॉन्ग्स जो चल रहे हैं बाजार में, मधुबन सूरी वाला नहीं, उनका तो मतलब उनका तो बहुत जमीन से जुड़ा हुआ गाना सब रहता है। लेकिन जो भी आधुनिक हो गया नागपुरी, अब उनको क्रिटिसाइज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि जो डेप्थ मधु मंसूरी के गानों में है, बाकी डेप्थ नहीं इसलिए आ पा रहा है क्योंकि जुड़ाव नहीं रहा हम लोग का। जब जुड़ाव नहीं रहा, तो हम लोग अपना आदर्श के रूप में जो अमेरिका में बन रहा है जो गाना, जो यूरोप में बन रहा है गाना, या फिर जो बम्बई में बन रहा है, या फिर जो कलकत्ता में बन रहा है गाना, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब उसको फॉलो करिएगा तो फिर आप घूम फिर के उनके जैसा ही बनिएगा, और इसका बहुत सारा रिपरकशन होगा। इसका आप मार्केट में उनसे कम्पीट नहीं कर पाइएगा। जब तक आप अपने जड़ों को लेकर नहीं चलिएगा, वो बहुत मुश्किल है। और ये सिर्फ गानों में नहीं हो रहा है, आपका पॉलिटिक्स में हो रहा है, आपका पढ़ाई लिखाई इत्यादि, मतलब आप पूरी दुनिया भर की चीजों में इसका असर देखने को मिलेगा कि आप उन सब चीज आपके इलेक्शन के मुद्दे बनेंगे, जो हो सकता है जो दिल्ली में बैठ कर रहा होगा, या फिर जो बैंकॉक में बैठ के जो कर रहा होगा, या फिर जो वॉशिंगटन में बैठ के जो कर रहा होगा, उनके हिसाब से आप अपना ओपिनियन बनेगा। आप अपना नैरेटिव कब सेट करिएगा? हाँ। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानिएगा, आप अपना नैरेटिव कभी नहीं सेट कर पाएगा। लोग बोलेगा हमेशा कि यार तुमको विकास करना है, ऐसे करो विकास, हम तुम्हारे लिए रोड बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उस लेवल में आने के लिए कि जब आप बोल सके कि ठीक है, हम लोग विकास करेंगे, अपने शर्त पर करेंगे, हमको रोड से मनाही नहीं, लेकिन रोड हम अपने हिसाब से अपने जगह पे हम बनाएंगे। इस चीज को बोलने के लिए जो ताकत चाहिए, वो जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकिएगा, अपने आप को नहीं जानिएगा, एक व्यक्ति के तौर पर भी और एक समाज के तौर पर भी, बहुत मुश्किल है तब तक ये करना। और हम जितना आपके बारे में जाने, आप फिल्म स्कूल गए थे, और जैसा कि अभी हम लोग को अगर अपना कल्चर बचाना है, लैंग्वेज बचाना है, तो सबसे मतलब ज़्यादा लोगों को तो अगर पहुंचना है तो मूवीज़ हम लोग बना सकते हैं, सीरीज़ बना सकते हैं, गाने बना सकते हैं। तो आप वहाँ गए और आप जो नॉलेज लिए, वो अभी हम लोग उस नॉलेज को कैसे यूज़ करके हम लोग अपना कल्चर, लैंग्वेज स्प्रेड कर सकते हैं, वो बताइए। तो एक बात तो ये है कि हम फॉर्मल फिल्म स्कूल गए नहीं, लेकिन इतने सारे लोग को जानते जो लोग फिल्म स्कूल गए हैं। हाँ। तो उनके बीच हम बहुत रहे हैं। हाँ। और मतलब देश के बड़े बड़े लोग, जो कि मतलब बाकायदा कहा जाए कि जो फिल्म स्कूल में पढ़ाते हैं, जो फिल्म स्कूल में पढ़ते हैं, और फिल्म से जुड़ा हुआ जो भी नई चीज आती है, तो शायद उनको ही सबसे पहले मालूम पड़ती है। तो इस तरह के लोग के पीछे हम बहुत रहे हैं। तो एक तो ये पक्का है कि जो माध्यम हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का माध्यम हो, यूट्यूब का हो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का हो, कहा जाए तो संवाद का जो माध्यम है, वो बहुत समय से पावरफुल रहा है। और अभी चूंकि तकनीक आ गई है, इसको एक्सेस लोग आराम से कर सकते हैं। पहले थी कि आम आदमी के पहुंच के बाहर की चीज थे। आज से अगर आप 20 साल पहले अगर बोलिए कोई अगर कैमरा जिसके पास हो, तो मतलब बहुत अमीर आदमी होगा तभी वो उसके पास कैमरा इत्यादि होता होगा। लेकिन अभी तो है कि सबके पॉकेट में कैमरा आ गया है। तो
जो संवाद का जो तरीका है या फिर जानकारी पहुंचाने का जो तरीका है वो सबके पास आ चुका है और उसको प्रयोग करना भी सबके लिए बहुत आसान सा हो चुका है। लेकिन बात यह है कि हम लोग उसका प्रयोग करके किसकी कहानी बताएंगे। लॉजिकली तो होना चाहिए कि हम अपनी कहानी बताएंगे, लेकिन फिर वही बात है कि कहानी कब बता पाइएगा, जब आपको वो कहानी पता होगी और सिर्फ पता ही नहीं होगी, जब उस कहानी पर आप गर्व करिएगा। हाँ। सिर्फ आपको लगे कि अच्छा ठीक है, एक आदमी था बिरसा, वो किया, लेकिन पता नहीं बाकी जो आंदोलनकारी थे उससे महात्मा गांधी से अच्छा था नहीं था, बड़ा काम किया कि नहीं किया। लेकिन जिस दिन आपको गर्व होगा कि मेरा बिरसा कैसा कोई और आदमी नहीं किया काम इस दुनिया में, आपके पास जो कहानी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, आपके पास जो गीत है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो गर्व जब आपके अंदर आएगा तभी आप कॉन्फिडेंटली उसको आपके कैमरा में या फिर जहां भी हो उसको सामने रख पाइएगा। और गर्व करने वाली बात है ये चीज जो आपको अभी लगता है कि जो अखड़ा में शायद जो गाया जा रहा है वो बहुत ओल्ड फैशन्ड है, लगता है बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन आप सोचिए यही गाना सब है जो पिछले 5000 साल से लोग गा रहे हैं। हाँ। तो अगर देखा जाए तो आपका जिंदगी का स्पैन 50 साल 80 साल होगा, ठीक है। तो सोचिए मतलब 100 पीढ़ी या फिर उससे ज्यादा पीढ़ी, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा अभी शॉर्ट में कर रहे हैं, लेकिन 100 पीढ़ी के लोग बेवकूफ थे कि उतना वही गाना को गाए वो लोग। हाँ, नहीं बताइए। तो मतलब इतना पावरफुल चीज जो गाना पिछला 5000 साल से बचा हुआ है, कुछ तो है बात उसमें। अगर उस चीज को आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो गलती आपकी है, वो गाना की गलती नहीं है। तो जब तक आप उसको पहचानिएगा नहीं, उस पर गर्व करना नहीं शुरू करिएगा, तो बहुत मुश्किल है कि आप उस चीज को अपने कहानी में आपके डेली के वार्तालाप में उसको ला पाइएगा। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर जो भी सोशल मीडिया में आप नहीं रख रहे हैं उसको, तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप पे, मानसिक रूप पे आप किसी और के गुलाम बन चुके हैं। अगर आप उनके इतिहास को दोहरा रहे हैं, उनकी बात को बोल रहे हैं, उनके इतिहास पर गर्व कर रहे हैं, कहकर कि आप उनका इतिहास मेरा इतिहास है, तो आप घूम फिर के आप उनको ही आर्थिक रूप से या फिर मनोबल के रूप में फायदा उठा सकते हैं। अब सिंपल सा बात है, आप 1000 गुना अच्छी अंग्रेजी बोल लीजिए, आप अंग्रेज से अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप कितनों खराब मुंडारी या फिर कितनों खराब कुड़ुक बोल लीजिए, आपसे अच्छा कुड़ुक मुंडारी अंग्रेज नहीं बोल सकता है। तो ये डिफरेंस को समझना चाहिए और इस पर मतलब गर्व करना चाहिए। और जैसा कि अभी आप पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं, तो जितना हम झारखंड को समझे, इंडिया को समझे, हर लड़का चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी मिले, और हर घर का जो लोग है वो चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी करने वाला दामाद मिले। और मेरा जो दोस्त लोग है बोलता है, अरे भाई मेरा तो ससुराल वाला लोग को सरकारी नौकरी करने वाला दामाद चाहिए। और यहाँ एग्जाम हो रहा है लेकिन एग्जाम रद्द हो जा रहा है। एग्जाम मतलब होता भी है, रिजल्ट भी आता है, उसके बाद भी रद्द हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। जो भी सरकार यहाँ पे बन रहा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, एग्जाम क्यों नहीं ठीक से ले रहा है? तो अगर हम बोलेंगे कि पूरा सिस्टम को अगर हम सवाल करेंगे, हाँ, तो नौकरी का कंसेप्ट ही मेरे हिसाब से बनाया इसलिए गया है क्योंकि आपको अपना सत्ता बचाना है। हाँ, और आपको कुछ लोग चाहिए जो कि बिना सवाल किए काम करे आपका। सीधा तौर पर एग्जांपल अगर हम बोलें, कल को कोई भी सरकार हो, कुछ भी गलत काम करती है, हाँ, आपको क्या लगता है कि कितने नौकरीदार लोग विरोध करेंगे? कोई नहीं। जो विरोध वही करेगा जिसके पास नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी मेरे हिसाब से भले जरूरी हो, लेकिन वो आदमी को अपने से सोचने की शक्ति वो धीरे धीरे खत्म कर देता है। और अल्टीमेटली आप भी वही सोचते हैं, वही चाल चलते हैं, वैसे ही उठते हैं, बैठते हैं, जो कि आपके आका या फिर अभी के बातचीत के संदर्भ में सरकार चाह रही है। हाँ, तो एक तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है सरकार के लिए कि जितने लोग को नौकरी दो, लोग उतना खुश होंगे, हाँ, विरोध नहीं करेंगे। और
किसी को भी आप अगर विरोध करेगा तो तुरंत नौकरी से निकाल दो उसको, खत्म बात। लेकिन अगर हम इसको बियॉन्ड पॉलिटिक्स देखें, चूंकि बियॉन्ड पॉलिटिक्स बोलने का भी ये अर्थ है कि चूंकि हम भी पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ना, मतलब जनरली ट्रेंड होता है पॉलिटिक्स का कि हम अच्छे हैं तुम खराब हो। लेकिन झारखंड के युवाओं के लिए और पूरे देश के युवाओं के लिए हम बोलेंगे कि ये हम ट्रेंड पूरे दुनिया भर में देखे हैं। नौकरियां उतनी नहीं जितने लोग हैं यहाँ पर, और ये बात हर कोई दबी जबान में कहता है। आपका स्कूल का प्रिंसिपल से लेकर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर से लेकर आपका किसी कंपनी का सीईओ से लेकर, नौकरियां उतनी नहीं है जितने लोग हैं यहाँ पर, नौकरियां। लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसे? जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। जब प्रगति होती है, फिर मतलब जो कुछ नया चीज आता है, उसके हिसाब से जब तक समाज अपने आप को ढालेगा नहीं, तब तक बहुत मुश्किल है कि वो पुराने धर्म में चले। तो अभी के ट्रेंड में अगर कोई घर में इसीलिए बैठ जाए कि हमें नौकरी ही चाहिए, और जैसे कि हमारे माँ बाप कहेंगे कि हम तो भाई बाबू पढ़े, फिर एग्जाम आया, लिखे, हम तो नौकरी मिल गया हमको, तो अनफॉर्चुनेटली हमको लगता है उस समय पार हो चुका है। अगर किसी के दर्शक के अगर माँ बाप भी बोल रहे हैं कि बाबू हम लोग के समय में तो हम तो इतना पढ़े और नौकरी मिल गया, आपके समय लोग कम थे उतना पढ़े लिखे। अभी एग्जाम देके देखिए पता चल जाएगा। पीएचडी करने वाले लोग आपके यहाँ तक न्यूज में प्यून के नौकरी में आ रहे हैं। तो जो पढ़ाई है, पढ़ाई का स्तर को सरकार के दिमाग में जाना चाहिए बात कि पढ़ाई स्किल बेस अगर नहीं होगा, सिर्फ रटा रटाया वाला बात रहे कि आप आइए एग्जाम लिख लीजिए, एग्जाम पास करके चले जाइए आप, वो दुनिया चला गया। एग्जाम्पल भी देंगे आपको। अभी कुछ दिन पहले हम सुने, हम देखे नहीं है न्यूज, लेकिन सुने हैं कि अमेजोन अब आपकी डिग्रियां नहीं देखेगा। अमेजोन जो मतलब जो कंपनी डिलीवरी आपके यहाँ जो घर में आता है सामान, वो कंपनी का कहना है कि हम लोग आपकी डिग्रियां नहीं देखेंगे। अगर आपको काम करना आता है, और जो अगर कंप्यूटर पे काम करना था, कोडिंग करना आता है, भले आप 10वीं पास ही हो, लेकिन आप अगर प्रूव कर पा रहे हैं कि आप कर पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ हैं। तो ये दुनिया वैसी हो रही है, और इस तरह के अपॉर्चुनिटीज, इस तरह के चीजें दुनिया भर में हो रही हैं ये चीज। जैसे कि अगर कुछ साल पहले भी जाए, अगर ज्ञान का स्रोत हम बोलें, तो लोग मोटा मोटी बोलते थे कि किताब पढ़ो, किताब ही ज्ञान का स्रोत है। लेकिन पिछले 10-15 साल में देखिए आप, जब YouTube शुरू में आया था तो हमको लगा था कि सिर्फ गाना सुनने का माध्यम है, इससे लोग क्या ही सीखेगा। लेकिन अल्टीमेटली आज की दुनिया में देखिए, YouTube में जितने भी व्लॉग हो रहे हैं, जितना भी पॉडकास्ट हो रहा है, जितना भी ज्ञान की चीजें सिखाई जा रही है, तो YouTube अपने आप में ज्ञान का स्रोत हो गया है। इसलिए बहुत कुछ बोलते हैं कि आप YouTube के बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और चूंकि ज्ञान का बदलाव होता जा रहा है, और ये दुनिया बहुत तेजी से बदलती रहेंगी। तो इसमें हमको लगता है दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ट्रेडिशन जो चला था कि हम पढ़ेंगे और नौकरी आएगी, वो होने वाला नहीं है। एक नया सेक्टर जो हम बोल रहे हैं, जो कि बहुत पहले कुछ लोगों ने चुना था, व्यापार का, एंटरप्रेन्योरशिप का, या फिर लीडरशिप का, जिसको हम बोलेंगे। मतलब व्यापार बोलने से सिर्फ वो पैसा का लेन देन जो हम दिमाग में बैठा के रखे हैं कि किराना का दुकान खोल लीजिए, व्यापार हो रहा है, वो नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे, लीडरशिप, ये सब स्किल अब सामने आ रहा है। और इसके बेसिस पे ही अगर हमारे युवा अपने काम को फोकस करेंगे, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। नहीं तो और बात ये भी है कि अगर अपने युवाओं को सिखाना भी है, तो ऐसा नहीं कि दुनिया चेंज हो रही है तो हम चेंज नहीं हो सकते हैं। और चेंज का सबसे बड़ा घटक, मतलब बड़ा कारक सरकार भी है। अब जब देख रहे हैं पूरे दुनिया में कि अमेजोन बोल रहा है कि हम 10th पास को भी ले रहे हैं, तो आप अपना सिलेबस, आप अपना कोर्स वैसे स्ट्रक्चर कीजिए। आप क्यों अब 1950 के ढर्रे में चल रहे हैं कि एक तो अगर आप 1950 के ढर्रे में चल रहे हैं, तो 1950 के ढर्रे में नौकरी दीजिए। भाई आप 1950 का पढ़ाई करवा रहे हैं, तो लड़का तो मांगेगा ही 1950 के हिसाब से नौकरी। लेकिन अगर आप उसको नया स्किल दीजिए, नए हिसाब से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करवाइए, तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगा।
किसी को नौकर बनने का शौक नहीं इस दुनिया में। हाँ, सही आप उसको अपने पैर पे खड़ा होने का स्किल दीजिए, नॉलेज दीजिए, वो आपसे अच्छा करेगा। जो आप इतना जो सरकारी सिस्टम में रख के करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं, हाँ। स्किल दीजिए हमारे लड़के लड़कियों को, आपसे अच्छा वो काम कम दाम में करके दिखा देगा आपको। हाँ। तो लेकिन वो विजन होना चाहिए सरकार के पास। 50 साल पुराना चीज घुमाते रहिएगा और सोचिएगा कुछ नया चीज हो जाए, ये होने वाला नहीं है। तो एक हमारा एक विजन चाहिए, और उसी विजन के लिए हम राजनीति में अभी एंट्री लिए हैं। हाँ। और एक्सपेक्टेशन वही है कि इन सब चीजों के जरिए हम लोग एक नई झारखंड, नया देश बना पाएंगे। दबी जबान में सब बोलेंगे कि यहाँ पर नौकरियां नहीं है, लेकिन सबके सामने तो वही बोलेगा कि अगला नौकरी नहीं दे रहा है, लेकिन खुद का जब चांस आएगा तो बोलेगा कि यार हम भी नहीं दे पा रहे, वो भी नहीं दिया है। तो ब्लेम गेम अल्टीमेटली एक दूसरे को दोष देकर आप नुकसान किसका कर रहे हैं? आपके अपने बच्चों का कर रहे हैं। हाँ। तो एक दूसरे दोष देकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अल्टीमेटली जब आपका नुकसान होगा तो फिर आप घूम फिर के जो राज्य या फिर जो देश इस चीज को पकड़ेगा, आप कल को उसकी गुलामी खटिए। नहीं तो आजादी इतने लोग लड़े मरे, कोई मतलब नहीं उसका। तो आपको अपना भविष्य खुद निर्धारण करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नई जानकारी चाहिए, नए हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो सब पॉलिसी में चेंजेस चाहिए, वो तो पक्की बात है। और उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए नए लड़के लड़कियों की जरूरत है। तो जैसा कि हमारे झारखंड में और झारखंड से बाहर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जो कि हमारे जो युवा है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ट्राइबल जो ग्रुप्स है। तो उसमें से एक हमारा आपका जो कि रुम्बुल ग्रुप है, उसके बारे में बताइए, और जो अन्य ग्रुप है उसके बारे में बताइए, कैसे काम करे और क्या प्रोसेस रहता है इनका, कैसे आगे बढ़ा रहे युवा पीढ़ी को। तो देखिए, रुम्बुल की जो तुम पहले बोले कि हमारा रुम्बुल है यहाँ, हाँ। मेरा रुम्बुल नहीं, गुंजर का रुम्बुल कभी था नहीं, हाँ। कभी होगा भी नहीं। हाँ। तो हम बात है 2010 8-10 के आसपास की, कि जब हम देख रहे थे कि हमारे युवा खासकर जो शहर में रह रहे हैं, और उसका असर गांवों में भी पड़ रहा था कि शहर के युवा अपने संस्कृति से कटते जा रहे थे। तो दो चीज जो हमको सबसे सीधा तौर पे दिख रहा था, वो है कि लोग अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, और दूसरा है कि जो पारंपरिक नाच गान है उससे कटते जा रहे हैं, जिस कारण से बहुत अन्य चीजें हो रही थी कि अपने इतिहास के बारे में नहीं जान रहे थे, और उस बेसिस पे अपना भविष्य इत्यादि इत्यादि नहीं बना पाते। तो मुख्य रूप से भाषा और संस्कृति पर काम करने के लिए, काम भी नहीं करने के लिए, हम लोग इनिशियली में 10-15 लोग जो भी जुटे थे, वो कह सकते हैं एज अ प्रैक्टिस ग्रुप था कि हम लोग सब सप्ताह में 2 या 3 बार, एक बार जुटेंगे और हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में खुद से जानेंगे। क्योंकि हम लोग जब युवा होते हैं तो सबका कंप्लेन होता है ना कि मेरा माँ बाप कुछ नहीं सिखाया हमको। तो वो लोग तो खुद अपने मुंडारी में पुरुष में खूब बात किया, लेकिन अपना बेटा बेटी लोग को सिखाया नहीं, जैसे मेरे साथ हुआ। हाँ। तो वो तो ठीक है, मतलब एक हिसाब से आप सच्चाई भी बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन दोष देने मात्र से अपने माँ बाप को क्या ये सच्चाई हट जाएगी कि आपको आता नहीं अपनी मातृभाषा? उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। तो वही मेहनत करने के लिए हम लोग जो भी 10-15 जो भी लोग थे, सब जुटे, और हम लोग हर हफ्ता बैठते थे और सीखते थे अपने बारे में। अगर कोई नहीं सिखा रहा है तो हम लोग आपस में सीखेंगे, ये हम लोग डिसाइड किए थे। और फॉर्चुनेटली कुछ बड़े बड़े विद्वान लोग हम लोग के साथ जुड़े थे, तुलसी नारायण मुंडा, भुवनेश्वर महतो इत्यादि लोग, जो लोग झारखंडी संस्कृति के बारे में जानते थे, और उन्होंने हमें सिखाया। उसके बाद एक बार जब एक लेवल आने के बाद तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग उसी के तर्ज पे शुरू किए रुम्बुल। बाद में हम लोग को रियलाइज हुआ कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, शायद झारखंड में ही नहीं, मतलब पूरे देश भर में कोई नहीं कर रहा है ये काम। और उस हिसाब से हम लोग जब डेवलप किए तो बाकी अन्य जगह से भी हमें लोग अप्रोच करने लगे कि तुम अच्छा काम करो। बड़े बड़े जो संस्था जो डेवलपमेंट सेक्टर में है, वो लोग हम लोग अप्रोच किए। यहाँ तक कि जिसको हम लोग एनजीओ सेक्टर बोलते हैं, फिर डेवलपमेंट सेक्टर बोलते हैं, उस वक्त तक संस्कृति उतना अहम हिस्सा नहीं हुआ करता था। मतलब अगर कहीं गांव में जाना है तो एक सोच लेके लोग जाते थे वहां कि उनको, गरीब लोग हैं
रोड चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको नए तकनीक का धान चाहिए, नए तकनीक वाले बीज चाहिए। उसके बियॉन्ड कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सोचता है, क्या भाषा बोलता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उनके हिसाब से विकास यही रहता था कि आज 10 रुपये कमा रहा है, कल 100 रुपये कमाएगा। लेकिन उस 100 रुपये कमाने के चक्कर में अपनी मातृभाषा बोलना ही बंद कर दे रहा है, ये किसी को ध्यान में नहीं था 2010 के आसपास। लेकिन उसके बाद जो हम ट्रेंड देखे, अब हो सकता है रुम्बुल बनने के बाद शुरू हुआ, ये तो क्लेम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है पूरी दुनिया भर में ये चीजें चल रही होंगी। लेकिन बड़े बड़े संस्था बाद में अपने सिस्टम के अंदर भी संस्कृति को बहुत अहम जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल नैरेटिव में जाइएगा तो लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, आप कितनी भाषाएं जान सकते हैं, उससे आपका अपना करियर को हेल्प करता है, इस तरह का लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मतलब आप अपने जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप खुद को कितना जान रहे हैं और अपने आप को लेके या फिर अपने समाज को लेकर कितना सीरियस हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें, जब हम रुम्बुल जब हमारे साथी लोग मिलकर इसको फॉर्म करते हैं और अभी तक जब हम आज देखते हैं तो सभी जो भी लोग जुड़े इसमें सीखे और इतना तक अभी पहुंचे हैं कि लोग अभी दूसरों को सिखा रहे हैं। हम लोग के लगभग 30-40 मुंडारी सिखाने के सेंटर्स चल रहे हैं। जितने भी इनफॉर्मल रूप से जुड़े हुए अखड़ा थे, अखड़ा तो मतलब अभी भी गांव में हैं, तो उनको किस तरह से फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया जाए। क्योंकि देखिए, आदिवासी बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका एकमात्र कारण हमको ये दिखता है कि उन्होंने अपना कोई संगठन स्वतः रूप से एक संगठन को चलाने का जो विधि होता है उस पर उतना फोकस दिया नहीं। अगर कहने का अर्थ है कि जो भी एक संगठन फॉर्म होता है समाज को चलाने के लिए, तो उस संगठन को सुचारू रूप से एक साथ जोड़ कर रखने का और उसके जरिए लंबे समय तक काम करने का अनुभव आदिवासियों के पास फिलहाल उतना नहीं है जितना बाकी समाज के पास है। उससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ आता है, जैसे नेटवर्किंग इत्यादि। मतलब अगर नेटवर्किंग बोले तो अभी दिमाग में आता है कि वो हम समझ गए, हाँ, मतलब 10 रुपया दो, उससे 10 रुपया दो, ये करो वो करो, लेकिन और अल्टीमेटली तुम मर्सिडीज जीत के जाओगे। हाँ, लेकिन नेटवर्किंग का अर्थ होता है कि आप आपके जैसा सोचने वाले कितने लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अगर उस हिसाब से सोचिएगा तो मुंडा सिर्फ मुंडा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। उरांव है, सिर्फ उरांव के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। संथाल है तो सिर्फ संथाल लोग के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ। लेकिन मान लिया कल को आपके राज्य में, आपकी जमीन में आता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी एक्स, आप अंतर देखिए, ठीक है। आपका समाज उसके साथ नेगोशिएट कर रहा है कि तुमको जमीन हम नहीं देंगे, यहाँ पर मेरा जमीन है। हाँ। आपका जो अनुभव का दायरा है, या तो मुंडा का अनुभव है, या उरांव का अनुभव है, या संथाल का अनुभव है। उनका अनुभव देखिए, सीईओ होगा अमेरिका से, हाँ। वाइस प्रेसिडेंट होगा जापान से, कोई और होगा जर्मनी से। तो मतलब उनका पूरा दुनिया का अनुभव है और आपका एक छोटा सा अनुभव है। अनुभव के तौर पे आप कॉमन सेंस बोलता है, हाँ। कौन जीतेगा बताइए? वो कंपनी जीतेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनका अनुभव का दायरा बड़ा है। लॉजिक बात है। हाँ। तो इस अनुभव के दायरे को बढ़ाने के लिए हमारे पास चैलेंज तो है कि अपने जो भी ट्राइब का जो पहचान है, अपनी आदिवासी का जो पहचान है, मुंडा का पहचान है, उरांव का पहचान, उसको अलग तो बचा कर रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें दूसरों से अनुभव लेना और देना भी है। हाँ। तो जब तक हम लोग अपने जैसा सोचने वाले अन्य संगठनों के साथ में नहीं मिलकर बैठेंगे, चाहे वो दक्षिण भारत का कोई आदिवासी हो, चाहे गुजरात का कोई आदिवासी हो, या असम का कोई आदिवासी हो, या फिर देश के बाहर का भी कोई आदिवासी हो, आपका वियतनाम का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, जब तक इस तरह का एक नेटवर्क या फिर एक विचारों का आदान प्रदान जब तक नहीं होगा, आप भूल जाइए कि आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी या फिर जो भी हो उसके साथ आप वार्तालाप या फिर नेगोशिएट कर पाइएगा।
तो इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपके अपने समाज का संगठन को तो मजबूत करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको दुनिया के अन्य कोना में क्या हो रहा है आपके आदिवासी भाइयों के साथ में, जो सांस्कृतिक रूप से आपसे बहुत एक जैसे हैं, जब तक आप उनके साथ संवाद नहीं करिएगा, वो बहुत मुश्किल है कि आप जो भी हम उतने सालों से जो प्रताड़ना झेलते आ रहे हैं, जो मुश्किल झेलते आ रहे हैं, उसका एक नया समाधान निकाल पाए। तो रुम्बुल भी या फिर जो अभी जो हम लोग का पुश है वो इस नेटवर्क बिल्डिंग को लेकर है कि अगर आज को आदिवासी झारखंड या रांची में कोई दिक्कत होता है, तो क्या गुजरात सूरत में बैठा हुआ आदिवासी कोई आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठाएगा। अगर उठाता तो बढ़िया है, अगर नहीं उठाता तो हम लोग को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो लोग उठाए। अगर करो केरल में कुछ घटना घटती है आदिवासियों के साथ में, तो जम्मू कश्मीर का आदिवासी उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो जब तक वो नेटवर्क नहीं बनेगा, एक तरह का जुल्म झेलने वाले लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगेन इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको अपने बारे में सीखना पड़ेगा, उनको भी अपने बारे में सीखना पड़ेगा, साथ साथ आपको भी उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनको भी आपके बारे में जानना पड़ेगा। तो एक कॉमन पॉइंट में जब तक नहीं आएंगे तो हम लोग नई लड़ाई पुरानी हथियारों से लड़ते रहेंगे और उससे हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। लोग हमेशा हम लोग का नाकामी ही हाथ लगते आएगा। तो कुल मिलाकर ये अंडरस्टैंडिंग है अपने संगठन को लेके या फिर संगठन इन जनरल को, आदिवासी संगठन जो भी काम कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को लेकर। बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग जानना चाहेंगे आपके पिताजी के बारे में। तो पिताजी के बारे में तो चूंकि बहुत सारे लोग जानते हैं और जो अगर नहीं भी जानते होंगे तो पिताजी डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे और झारखंड को बनाने में और उसका रास्ता गढ़ने में वो एक प्रमुख भूमिका निभाए थे। और जो भी आज हम जो उनके जो प्रमुख कार्यों में से एक हम जो देखते हैं, तो एक तो है कि यहाँ की भाषा संस्कृति को उचित स्थान दिलवाने का काम उन्होंने किया। आज जो भी मतलब आप अगर सरकारी नौकरी के बारे में बात कर, जो पहले बात कर रहे थे, उसमें अगर नौकरी में अगर आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये उनके और उनके साथियों का देन है कि आज अगर कोई वीडियो बनता है या फिर कोई अन्य सेवा लेता है, तो उसमें आपको आपकी मातृभाषा की परीक्षा देनी पड़ती है। सिंपल, सबसे सिंपल, जो लोग भी देख पाएंगे उसको, जो रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ की भाषा की पढ़ाई जब रांची यूनिवर्सिटी में शुरू होती है, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, संथाली, खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया, कुरमाली, तो टोटल 9 भाषा की पढ़ाई शुरू होती है। और ये देश में अपने आप में एक पहला डिपार्टमेंट होता है। इससे पहले देश में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कहीं नहीं शुरू हुई थी। ये रांची यूनिवर्सिटी में ही सबसे पहला जो होता है, और उसका श्रेय पिताजी और उनकी टीम, चूंकि हम आदिवासी हैं तो किसी एक व्यक्ति को श्रेय हम नहीं देते हैं। वो उनका एक टीम था और वो थे जो प्रमुखता से उस पर काम करते किए। एक तो वो एक बड़ा अचीवमेंट जिसको लोग देख पाएंगे, वो हम बता रहे हैं। और इसके अन्य तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं उनके, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। दूसरा जो बड़ा काम मेरे हिसाब से वो राह गढ़ के गए हैं, वो सभी आदिवासियों की धार्मिक आस्था को एक जगह लाने का काम। क्योंकि आज के अगर संदर्भ में देखा जाए, अगर हम पूछें कि मुंडाओं की धार्मिक आस्था, उरांव की धार्मिक आस्था, संतालों की धार्मिक आस्था, तो चूंकि लोग एक ज्योग्राफी में एक आसपास बहुत सालों से रहे हैं, तो मोटा मोटी आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं। हाँ, इनका सरना होता है, इनका जाहिर होता है, ये लोग भी घर के कोना में पूजा करते हैं, वो लोग भी घर के कोना में पूजा करते हैं, जो दिख रहा है। लेकिन अगर आप पूछे कि उरांव का या फिर मुंडाओं का की धार्मिक आस्था और सपोज असम के निशी जनजातियों की धार्मिक आस्था एक जैसी है कि नहीं है? एक तो पहले बोले कि निशी जनजाति है कौन पूछेगा, जो जानते हैं निशियों को, तो बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा दूरी है। तो
धार्मिक आस्था एक जैसी नहीं हो सकती है, या फिर भीलों की धार्मिक आस्था और यहाँ पर संथालों की धार्मिक आस्था क्या एक जैसी है कि नहीं है। तो पिताजी का मानना था, और ये बहुत हद तक ये सच भी है, कि अभी उस पर काम चल रहा है, आने वाले दिन में और चलेगा, कि दर्शन के रूप में, फिलॉसफी के रूप में आदिवासियों का दिमाग लगभग एक सा चलता है। दुनिया को देखने का नजरिया पूरे देश भर के आदिवासियों का लगभग एक जैसा है। यहाँ तक कि पूरे विश्व के जो आदिवासी हैं उनका दुनिया का देखने का नजरिया लगभग एक सा रहता है। सभी समुदाय में रहते हैं और समुदाय को सबसे बड़ा प्राथमिकता देते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर रोल नहीं होता है, बल्कि एक समुदाय का रोल होता है। और जो अभी सबसे बड़ा ट्रेंड में जो चला हुआ है वो है पर्यावरण से बहुत नजदीक में रहते हैं। अब किसी को पूछेगा तो एक ही जबान में बोल देता है कि हाँ, आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए ये प्रकृति पूजा क्या होता है, तो हमको लगता है बहुत लोग इस नैरेटिव के बियॉन्ड, मतलब क्यों बोल रहे हैं प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। भाई अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी कोई प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। अब चांद को देखते हैं और अपना त्योहार का डेट फिक्स कर रहे हैं, तो वो भी तो मोटा मोटी प्रकृति की पूजा ही हुई है। लेकिन आदिवासियों को का प्रकृति को देखने का नजर जो है, वो पूरे विश्व के आदिवासी उसे अपना एक समाज का अंग के रूप में देखते हैं। अगर कोई तालाब में मछली है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही दिन सबको उठा के ले चले जाए, कल का दिखाने के बाद में। तो जो दोहन करने का जो दिमाग में है, वो आदिवासियों के दिमाग में कभी रहा ही नहीं है कि हम एक ही दिन आएंगे, सारा जंगल को काट के साफ कर देंगे और उस पेड़ का लकड़ी हम लोग बेचेंगे। वो दिमाग में आया ही नहीं है। मतलब सिर्फ यहाँ का आदिवासियों का बात नहीं है, वो पूरा दुनिया का आदिवासियों की बात है। तो प्रकृति का दोहन ना करना और प्रकृति को अपना एक समाज के रूप में देखने का जो नजरिया है, वो सिर्फ आदिवासी समाज के पास है। और इसकी तारीफ, प्रशंसा पर दुनिया कर रहा है। अभी जब बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं कि आदिवासियत ही जो अभी पर्यावरण को क्षति हो रही है उससे वही बचा सकती है, तो उसका यही कारण है कि जो हम साहचर्य के साथ रहते हैं, कि अगर हम कुछ प्रकृति से लेना है तो इतना प्रकृति में रहे कि वो अपना बैलेंस बना पाए। इस तरह का सोच आदिवासियों के बीच में है। तो इसी से दर्शन आपका डेवलप होता है और इसी से बाकी बात जो भी आपके धार्मिक आस्थाएं हैं जुड़ी हुई होती है। तो घूम फिर के ये कॉमन सेंट्रल चीज को उन्होंने रेखांकित किया। पिताजी ने, चूंकि पिताजी पूरे दुनिया के आदिवासियों के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र इत्यादि में सबके साथ उनका बातचीत होता था, तो वो उस एंगल को भली भांति रख पाए। और उसी का नतीजा है जो आज हम लोग जो सारा धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड इत्यादि की बात करते हैं। तो धर्म कोड तो एक बाह्य रूप से एक राजनीतिक लड़ाई के जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर में आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपका विचार, आपका दर्शन, आपका सोचने का तरीका, ये सब है। तो जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं होंगी, सिर्फ सड़क पे उतर के राजनीतिक लड़ाई लड़ने का उतना फायदा होगा नहीं। तो आपको बैकग्राउंड में आपकी भाषा, संस्कृति, आपका साहित्य, आपका दर्शन, जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं होंगी, बाह्य लड़ाई वो उतना इफेक्टिव होगा नहीं। तो कुल मिलाकर पिताजी ने तो बहुत महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन दो काम हम बहुत रिलेट कर पाते हैं कि शायद वो नहीं होते तो ये दो काम तो नहीं हो पाता। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन अभी तुरंत में तो यही दोनों काम याद आ रहा है। लेकिन जो कुछ उनसे हम सीख पाए, एक तो ये जो सीखे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। इतना मतलब कहने को बहुत आसान लगता है चीज की अपना काम खुद काहे नहीं करता है, लेकिन उनसे हम देखे कि जब भी गांव में होता था तो झाड़ू लेके खुद झाड़ू करते थे। बहुत लोग जो उनके साथ काम किए हैं, जब वो वाइस चांसलर बने तो अपना टेबल खुद साफ करना, अपना कुर्सी खुद साफ करना,
तो ये सब जो छोटा छोटा जो चरित्र आपको दिखता है वो शायद कोई किताब में आपको पढ़ाएगा नहीं, वो आपको देखते देखते वो सीखने को मिलता है। तो ये सब काम हम उनसे ऑब्जर्व किए और ये बहुत हम मानते हैं कि ये बहुत क्या कहें, एक बड़े लीडर होने का एक सबूत होता है कि आप अपना जिम्मेदारी उस स्तर पे ले जाते हैं। वो स्टेज में चढ़ के भाषण देने वाला तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक बड़ा आदमी होकर अपना कुर्सी खुद साफ करना, ये बहुत कम लोग करता है। तो वो सब चीजें हम उनसे देखे हैं और कोशिश करते हैं कि ये सब चीज फॉलो करें। अब उतना परफेक्ट तो नहीं कि हर बार ऐसा हो जाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनको अनुसरण करें और अभी तक खुश है जो हम कर रहे हैं। तो हम एक दिन घर में ही मतलब ऐसे ही लेटे हुए थे और उनके बारे में हम सोच रहे थे, मतलब इतना ज्यादा सोच रहे थे कि सपना में भी वही आ रहे थे हमको। तो हम सोच रहे थे ऐसे ही इंसान तो मतलब ऐसे ही बेटा तो हर माँ बाप चाहता है, पढ़ाई में भी आगे, म्यूजिक में भी आगे। तो फिर उस टाइम से हम उनको सोचे कि अरे हमको भी ऐसे ही बनना है अब तो। तो उसके बाद से फिर वो उनके जैसा मतलब पूरा वीडियोस वगैरह देखना, गाना सुनना उनका, इधर उधर से पता करना, तब जाके हमको पता चला कि अच्छा ऐसा है। तब थोड़ा हम भी उनसे इंस्पायर हुए। मतलब हाँ, अब थोड़ा सा उसको और कंटिन्यू करेंगे। देखो जो खुद से करने का तो जो आइडिया है ना, जैसे कि अभी सारा नेता लोग को पूछोगे तुम कि आपको अपनी संस्कृति पे गर्व होता है, तो सब बोलेगा हाँ होता है। लेकिन वही बोलो कि तुम ढोलक नगाड़ा लेके उतरो तो एक भी नेता नहीं उतरेगा। वो गलती होता है कि टंगा देता है और बजाने बोलता कर देता है, लेकिन खुद से नहीं करेगा, खुद से नहीं करेगा। और हम उनको देखें, मतलब जो सरूल का जो रूप हम लोग आज देख रहे हैं उन्हीं की वजह से है। मतलब अगर एक लीडर होके आप खुद अपना ढोलक मंदर लेके उतरेगा नहीं तो आपको फॉलो कौन करेगा? आदमी बेवकूफ नहीं है कि अरे वो तो बोलता है कि ढोल नगाड़ा बजाओ लेकिन घर में तो बजाता नहीं है। आदमी तो सब जानता है, लेकिन अगर देख रहा है कि बोल भी रहा है और कर भी रहा है तब आदमी फॉलो करेगा तब। तो एक्चुअली मैं वही बता, मतलब जो इस रूप में हम लोग देखते हैं और जितने लोग जो अनुसरण कर रहे हैं वो अपने संस्कृति पर गर्व करने का एक क्या कहते है कि हम अपना काम खुद करेंगे और अपना ड्रेस पहनने में कोई शर्म नहीं करना, कोई सब रहा है उनके पास। ये सब तो पॉइंट रहता है उनके, हम देखें उनको, हमको ये करना है तो करना है। हमारे हिसाब किताब में रहता था, बोलते भी थे। तो जैसा कि हम लोग अभी जानना चाह रहे थे, आप पिताजी के साथ इतने टाइम तक थे तो फिर कभी मार वार नहीं खाए? जैसे हम तो अपना बहुत मार वार खाए, मेरी मम्मी हमको मैदान में दौड़ा दौड़ा के मारी है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मतलब उस जनरेशन का लगभग सभी बच्चा लोग का कहानी यही रहा होगा कि लोग को मार पड़ा होगा। तो हम भी कोई अलग तो थे नहीं, मार तो हमको ही पड़ा था। तो दो चार इंसिडेंट है। तो एक बार हम बीमार थे तो बहुत परेशान कर रहे थे उसको, तो उस समय याद है कि वो मार पड़ा था हमको। और किस तरीके से पड़ा था तो बताएंगे नहीं, लेकिन मार पड़ा था और हम पूरा घर वालों को पूरा हल्ला करते तब उम्मीद में कि ये तो बचा लेगा, वो तो बचा लेगा। तो शायद मेरी बहन आई थी बचाने के लिए हमको, लेकिन आई थी तो बहुत बढ़िया, नहीं आई थी तो तुम सब गद्दार हो बोलेंगे हम लोग। लेकिन वो याद करते हैं उस चीज को। और उसके अलावा तो जो याद करते वो है कि पिताजी का टेबल मैनर्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो हम याद करते, मतलब अगर आप खाने बैठे हैं तो बचपन मतलब छोटे भी हैं तो आप है ना कि बहुत बार नटखट में होता है कि तो चम्मच लेके कुछ बजा रहे कर रहे वो कर रहे, तो वो सब एकदम मना था, वो सब करना ही नहीं था। मतलब चुपचाप बैठ के सब भी आदमी की तरह खाना खाओ और सब उठो और जाओ वाला। तो वो सब याद करते, इसलिए कहीं अगर मान लिया रेस्टोरेंट वगैरह भी गए तो हम जैसे कि यहाँ पे बच्चों को देखते हैं बदमाशी करते हुए, थोड़ा घूमते घामते हैं, रेस्टोरेंट इधर जा रहे हैं, उधर एक्वेरियम है तो ये सब छुछा कर रहे हैं सब। मतलब वहां है तो चुपचाप जिस काम के लिए गए हो वहां पर बैठ के खाना खाओ चुपचाप और थोड़ा बहुत बात करना करो और वहां से जाओ। तो ये सब हम थोड़ा याद करते हैं सब चीज। और उन्होंने एक बात कही थी, जे नाची से बाची। तो वो पहले के जो आइडियोलॉजी था और अभी का जो चल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि लोग अभी भी यही सोचते हैं कि क्या हम दिन भर नाचते रहे, ऐसा सोचते हैं। तो अभी उसका क्या मतलब होगा? इसको लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं और सबसे सिंपल तरह से देखेंगे तो जो नाचेगा वही बचेगा। इसको बहुत सारे लोग जो इसको देखते हैं कि हाँ मतलब तुम
रोड में नाचोगे तो तुम आदिवासी के रूप में बच जाओगे, और इसका बहुत गहराई से इस पर सोचते नहीं है। हम नाची से बाची शायद इससे पहले हम तुमसे बात किए थे, उसका उदाहरण दोहराएंगे हम। ठीक है। जो नाचेगा वही बचेगा। तो अभी अगर जितने भी आदिवासी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हुए, या जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हो, या नेता टाइप के लोग भी हों, जो मतलब अपना जिंदगी में थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया और थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, अगर उनको पूछिएगा आप कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, तो हाँ बोलेंगे। लेकिन वही पूछिएगा उनसे कि आप अपने घर में अपने बेटी बेटियों से कौन सी भाषा में बात करते हैं, तो हम लिख के दे रहे हैं कि अपनी मातृभाषा में नहीं बात करते हैं वो लोग। उनको बोलिए कि आप लोग अपने जब भी कोई पर्व त्योहार होता है खुद से नगड़ा मांदर लेके जाते हैं। वो भी अभी ट्रेंड हो रहा है इसलिए लोग जाते होंगे, लेकिन बहुतों का नेगेटिव में आंसर रहेगा कि नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को आता भी नहीं है। नेता लोग को देखिएगा आप, आदिवासी संस्कृति दिखाने के लिए टीम बुला देगा, लेकिन खुद किसी दिन नगाड़ा ढोलक लेके स्वागत करेगा। मान लिया हम इस राज्य का सबसे बड़ा नेता हुए, ठीक है, पड़ोसी राज्य से कोई आपका मेहमान आ रहा है, तो स्वागत तो आप उसका करिएगा ना। हाँ। तो आप स्वागत करिएगा क्या कि करवाइएगा? करेंगे अपना स्वागत। तो अब स्वागत में आप ढोल नगाड़ा, आप चूंकि आपकी संस्कृति है क्यों नहीं बजा सकते हैं आप? लेकिन वो नहीं होता है। वो है कि आप कोई ग्रुप हायर करिएगा, 10,000 रुपए दीजिएगा उसको, और उसको बोलेगा अच्छा ठीक है ये मेरी संस्कृति देखो। पिताजी जब बोलते हैं जे नाची से बाची, वो अपने ऊपर लेते हैं उस चीज को, अपना जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं कि तुम नाचोगे, मतलब अपनी संस्कृति का अनुसरण अगर तुम करोगे ना कि करवाओगे, तभी तुम बचोगे। तो मोस्टली हमको लगता है कि ये एक नैरेटिव सेट करने का है कि अपनी संस्कृति के प्रति जिम्मेदार तुम खुद हो, और चूंकि आदिवासी संस्कृति भी यही सिखाता है कि तुमको अपना काम स्वयं करना है। हमारे यहाँ तो ऐसा परंपरा रहा है कि अगर कोई राजा महाराजा भी हुआ तो वो भी ढोलक लेके अखड़ा में घुसेगा। हाँ। अपना हल खुद जोतेगा। हम लोग का राजा महाराजा ऐसा नहीं हुआ है कि वो उसके पीछे 100 गुण नौकर लगा हुआ है काम करने के लिए। तो वो जो हमारी आदिवासी अस्मिता रही है, पहचान रहा है, उसी का एक अलग रूप में हम देखते हैं जे नाची से बाची को, कि अपनी संस्कृति को आपको खुद अनुसरण करना है, उस पर खुद गर्व करना है। उसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि 24 घंटे नाचते रहो और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो। नाची से बाची कहने का अर्थ है कि अपने संस्कृति, अपने भाषा और अपने राज्य के प्रति खुद जिम्मेदार बनो। मेरा तो ये मानना है जब वो बोलते हैं नाची से बाची को। और अब इतनी सारी बातचीत हो ही गई है और हम लोग पॉडकास्ट को अब खत्म करना चाहेंगे, तो खत्म फ्लूट से करना चाहेंगे हम लोग सुनना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं। ठीक। तो ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आप लोग ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें जोहार पॉडकास्ट को। और तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों और बहनों को दिल से जोहार।